तो आपको बता दें, इस वक्त की देखिए बड़ी खबर बता दें कि जेएमएम की तरफ से भी लिस्ट जारी कर दी गई है। रात को ये लिस्ट जारी की गई है। 35 नामों पर जो है मुहर लग गई है। 35 लोगों की जो ये लिस्ट है वो जारी की गई है। अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जो है जेएमएम ने जारी कर दी है। आपको बता दें, उन्होंने बरहेट, राजमहल, बोरिया, महेशपुर, शिकारीपाड़ा, नाला, दुमका, मधेपुर, सारट, गांडे, गिरिडीह, डुमरी, चंदन क्यारी, टुंडी, बराह, गोड़ा, घाटशिला, पोटका, जुगसलाई, ईचागढ़, चाईबासा, मझगांव, मनोहरपुर, खरसावा, तमाड़। और बात की जाए तो तोरपा, गुमला, लातेहार, गढ़वा, जमुआ, भवनाथपुर, सिमरिया, सिल्ली, बरकट्टा, धनवार, लिट्टीपाड़ा की जो है 35 ये जो नाम हम आपको गिना रहे थे, इन विधानसभा क्षेत्रों की लिस्ट जारी की गई है। अब आपको बता दें कि इन लिस्टों में कुछ बड़े नाम भी हैं। अब बरहेट से बता दें, हेमंत सोरेन है, राजमहल से एसटी राजा है, बोरिया से धनंजय सोरेन है, स्टीफन मरांडी महेशपुर से है, और दुमका से बसंत सोरेन है, हफीजुल हसन को भी टिकट मिला है मधुपुर से। तो कुछ ऐसे बड़े नाम भी इसमें शामिल हैं, लेकिन अभी भी एक लिस्ट अभी और भी आनी बाकी है। ऐसे में अभी पूरे पत्ते नहीं खोले गए हैं, ना ही कांग्रेस की तरफ से खोले गए हैं, ना ही अभी जेएमएम की तरफ से खोले गए हैं। हम अपने वरिष्ठ सहयोगी के पास चलते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी हमारे राकेश रंजन जी। राकेश रंजन जी, 35 लोगों का नाम जो है जेएमएम ने जारी कर दी है, लिस्ट जारी कर दी है। ऐसे में कुछ बड़े नाम भी इसमें हैं और कहा जा रहा काफ़ी हॉट सीट भी है, इसको भी काफ़ी हॉट सीट कही जा रही है। तो किस तरह से देख रहे हैं इन पूरे नामों को? देखिए, जो ये 35 नाम आए हैं 35 विधानसभा क्षेत्रों के लिए, तो जेएमएम ने जो पहली कोशिश की है, जो उसका मजबूत किला है संथाल और जो आप कोल्हान कहते हैं, उसको संभालने की कोशिश की है और वहाँ पर जो है उनका स्ट्रेस ज़्यादा दिखता है। जब आप इस लिस्ट की समीक्षा करेंगे तो पहली बात तो ये निकल कर आती है। दूसरी बात जो निकल कर आती है कि कुल 4 विधायकों का जो है वो टिकट कटा है। मतलब टिकट कटने का इन द सेंस मतलब ये है कि जो पिछली बार लड़े थे इस बार नहीं लड़ेंगे। वैसे अगर आप देखें तो टिकट सिर्फ एक का कटा है और वो दिनेश विलियम मरांडी का टिकट कटा है आपको लिट्टीपाड़ा से। इसके अलावा आप अगर तीसरी चीज़ देखने जाएं तो ये चीज़ दिखता है कि जो जेएमएम के तमाम बड़े नेता हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं। हेमंत सोरेन खुद बरहेट से चुनाव लड़ रहे हैं, कल्पना सोरेन गांडे से चुनाव लड़ रही हैं और हेमलाल मुर्मू जो है वो लिट्टीपाड़ा से चुनाव लड़ रहे हैं, स्टीफन मरांडी चुनाव लड़ रहे हैं। तो जो भी बड़े नेता हैं जेएमएम के वो सभी जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो जो स्ट्रैटेजी बीजेपी की रही कि वो अपने तमाम जो ट्राइबल सीनियर लीडर्स हैं उनको मैदान में उतारे और अगर वो न उतर सकें तो उनके फैमिली मेंबर्स को उतारा जाए, जैसा कि मीरा मुंडा को पोटका में उतारा गया है। तो उसी तरह की स्ट्रैटेजी यहाँ पर जो है वो दिखती है। तो ये चीज़ें दिखती हैं आपको। जिन 4 लोगों की बात मैं कर रहा हूँ, लिट्टीपाड़ा से दिनेश विलियम मरांडी का टिकट कटा है और वहाँ पर असंतोष है दिनेश विलियम मरांडी का, और वो इसलिए है क्योंकि जो लिट्टीपाड़ा कंस्टिट्यूएंसी है मनीष, वहाँ पर जो साइमन मरांडी परिवार है उसका दबदबा रहा है। और आपको बताऊं कि 5 बार साइमन मरांडी खुद जीते हैं, 4 बार उनकी वाइफ सुशीला हांसदा यहाँ से जीती हैं और फिर उसके बाद जो है दिनेश विलियम मरांडी उनके बेटे हैं। तो ये इस परिवार के लिए जो है ये सीट बहुत महत्वपूर्ण रहा है, लेकिन इसके अलावा ये जेएमएम का मजबूत गढ़ है। तो इसलिए भी यहाँ पर जो है ये रिस्क लिया जा सकता था और रिस्क जैसी बात इसलिए भी नहीं दिखती क्योंकि हेमलाल मुर्मू कद्दावर नेता हैं और वो यहाँ से जो है चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो जेएमएम ने एक मजबूत कैंडिडेट ही दिया है। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं। अब आप बरहेट की बात कर लें, वहाँ जहाँ से हेमंत सोरेन लड़ रहे हैं वो भी जेएमएम का मजबूत किला रहा है। फिलहाल हेमंत सोरेन के खिलाफ जो है अभी तक बीजेपी ने कैंडिडेट घोषित नहीं किया है और जेएमएम इस पर तंज भी कसता हुआ दिख रहा है कि उन्हें हेमंत सोरेन के खिलाफ कैंडिडेट नहीं मिल रहा, कौन अपना करियर खराब करेगा। लेकिन इन सब के बीच जो 35 नाम आए हैं जेएमएम की पहली
लिस्ट में, उसमें जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं चंपाई सोरेन के खिलाफ कौन कैंडिडेट होगा ये भी पता नहीं चला है, जबकि कोल्हान की बाकी सीटों पर जो कि महत्वपूर्ण सीटें हैं वहां उम्मीदवार घोषित कर दिए गए हैं, लेकिन चंपाई सोरेन के खिलाफ कौन चुनाव लड़ेगा इस बात को अभी छिपा कर रखा गया है। कुछ कार्ड्स लोग अपने चेस्ट के पास रखते हैं, तो ये आप कह सकते हैं कि ये रखा गया है जैसे बीजेपी ने हेमंत सोरेन के खिलाफ कौन चुनाव लड़ेगा इस बात को छिपा कर रखा है। तो दोनों तरफ से राजनीतिक चालें चली जा रही हैं। इस लिस्ट पर आसिया जी भी हैं, वो भी कुछ ज़रूर बताना चाहेंगी। तो जो मुख्य बातें मुझे इस लिस्ट को देखकर लगी वो मैंने बता दी, फिर हम सीट दर सीट भी बातचीत करेंगे और देखेंगे कि किस सीट पर किसका दावा कितना मजबूत है। हम अब अपनी वरिष्ठ सहयोगी आशिया के पास चलेंगे और आशिया से जानेंगे कि इस लिस्ट को देखते हुए आपको क्या लग रहा है, कितनी सीटें हॉट आपको लग रही हैं इसमें और किन सीटों पर जो है मुकाबला एकदम नेक टू नेक होने वाला है? देखिए, जो हॉट सीट पहले उनका तो जवाब दे दूं, जो मंत्री हैं फिलहाल हेमंत कैबिनेट में जो मंत्री रहे हैं तो वो खुद में ही हॉट सीट बन जाती हैं, जो जेएमएम कोटे से हैं। और ऐसे तो हेमंत सोरेन के भाई बसंत सोरेन हैं जो दुमका से चुनावी किस्मत आजमाएंगे और दुमका सीट से देखें तो उनका मुकाबला यहाँ बीजेपी के सुनील सोरेन से होने जा रहा है। तो काफ़ी दिलचस्प ये मुकाबला होगा। ये वही सुनील सोरेन है जिन्होंने शिबू सोरेन को मात दी थी और सांसद बने थे, और पिछली लोकसभा में भी बात करें तो इन्हें टिकट बीजेपी ने दिया, बाद में फिर उसे काट के सीता सोरेन को दिया गया। तो एक मजबूत दावेदार हैं सुनील सोरेन। अब देखना है बसंत सोरेन उनके आगे किस तरह चुनावी मैदान में कूदते हैं। हेमंत सोरेन की जो सीट है बरहेट, वो खुद में अपने आप में एक हॉट सीट है, इसलिए बीजेपी ने अब तक वहाँ कैंडिडेट नहीं दिया है। इसके अलावा स्टीफन मरांडी, देखिए काफ़ी पुराने नेता हैं ये जेएमएम के, और यहाँ पर बीजेपी ने नवनीत हेम्ब्रम को मौका दिया है। अब यहाँ पर किस तरह की फाइट होगी, क्या समीकरण बनता है, ये सब आरक्षित सीटें हैं। तो ऐसे में स्टीफन मरांडी वाली सीट भी काफ़ी हॉट सीट है। गांडी सीट को ले लें, कल्पना सोरेन वहाँ से चुनावी मैदान में है। हफीजुल हसन मधुपुर से वो भी मंत्री हैं और एक पूरा परिवार ही उसमें लगा रहा। उनके पिता भी वहाँ से मंत्री रहे, कई बार जीते, और अब हफीजुल हसन भी वहाँ से जीत दर्ज करते रहे। तो इस बार क्या वहाँ एंटी इनकम्बेंसी रहेगी या फिर से हफीजुल हसन वहाँ से जीत हासिल करते हैं, क्योंकि वहाँ के जो समीकरण है वो फेवर करते हैं हफीजुल हसन, इसलिए उन्हें जीतने में बहुत ज़्यादा मुश्किल नज़र नहीं आती है। लेकिन फिर भी एंटी इनकम्बेंसी भी होती है सरकार के खिलाफ, मंत्री के खिलाफ या विधायक के खिलाफ, तो वो कितना काम करता है। इसके अलावा दो और मंत्री घाटशिला से रामदास सोरेन हैं और चाईबासा से दीपक बिरुआ चुनावी मैदान में है। एक और सीट जमुआ जिस पर दावेदारी माले की भी थी, वहां से केदार हाजरा जो बीजेपी के प्रत्याशी रहे थे, इस बार टिकट कटने के बाद जेएमएम में वो शामिल हो गए हैं, तो केदार हाजरा को यहां से टिकट दिया गया है। एक और धनवार सीट पर चर्चा कर लेना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यहाँ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी चुनावी मैदान में है, और धनवार की जो सीट है यहाँ माले भी दावेदारी कर रहा है। अब ऐसे में उसने अपने कैंडिडेट की घोषणा कर दी, लेकिन अब जेएमएम ने भी वहाँ पर कैंडिडेट की घोषणा कर दी है, निजामुद्दीन अंसारी हैं। तो जो समीकरण वहाँ पर बनेंगे, तो जो मुस्लिम आबादी है वो अगर शिफ्ट हो जाती है निजामुद्दीन अंसारी के साथ, या पिछली बार एआईएमआईएम के कैंडिडेट भी इस सीट पर चुनावी मैदान में थे, वो भी उतरते हैं, तो ये वोट कट जाएगा। और ये वोट कटेगा तो फ़ायदा किसे होगा? बाबूलाल मरांडी को फ़ायदा होगा। और यहाँ पर जो माले के कैंडिडेट हैं राजकुमार यादव, उन्हें नुकसान हो सकता है। तो ऐसे में अब देखना है ये जो हॉट सीट है वहाँ पर किस तरह की फ़ाइट इस बार होती है। मंगल कालिंदी भी जुगसलाई से हैं, वो भी चुनावी मैदान में नजर आ रहे हैं। गिरिडीह से फिर से सुदीव्य कुमार सोनू हैं, काफ़ी करीबी वो हेमंत परिवार के भी हैं और इस सरकार में भी वो भी चुनावी मैदान में हैं। डुमरी सीट भी काफ़ी दिलचस्प इसलिए बन जाती है क्योंकि देखिए ये दिवंगत जगन्नाथ महतो की सीट है, उनकी पत्नी है बेबी देवी, और इस बार तमाम कयास थे कि शायद उनके बेटे चुनावी मैदान में उतरेंगे। पिछली बार जब उपचुनाव हुए तो उम्र नहीं थी उनकी चुनाव लड़ने की, इसलिए बेबी देवी चुनावी मैदान में थी। लेकिन इस बार जेएमएम को लगा होगा कि बेबी देवी का ही उतरना ज़्यादा ठीक है। अब यहाँ से जेल के जयराम महतो चुनावी मैदान में हैं और उनकी पकड़ अच्छी है। पिछली बार लोकसभा में भी जो उन्होंने वोट लाए हैं उससे कहा जा सकता है कि डुमरी में फाइट इस वक्त वाकई बेहद दिलचस्प होने जा रही है, क्योंकि बेबी देवी को कड़ी टक्कर जयराम महतो इस सीट पर दे सकते हैं। अच्छा, देखिए यहाँ पर कई जो चीज़ें हैं बड़ी दिलचस्प है। धनवार सीट काफ़ी दिलचस्प हो रही है क्योंकि धनवार सीट पर
जैसा कि हमने चर्चा भी की थी धनवार सीट को लेकर कि इंडिया अलायंस में धनवार सीट को लेकर अभी बातें बन नहीं पाई हैं, और ऐसे में इधर तो माले ने तो उतार दिए अपने, लेकिन बात की जाए अब जेएमएम ने भी अपने प्रत्याशी के नाम की घोषणा कर दी, और जो प्रत्याशी हैं वो भी काफ़ी पुराने प्रत्याशी हैं और बाबूलाल मरांडी के साथ उनकी टक्कर काफ़ी होती रहती है। यहाँ पर बात की जाए, हम लोग बात कर रहे थे, कल ही हम लोग बात कर रहे थे धनवार सीट को लेकर। धनवार सीट पर बात की जाए तो धनवार सीट पर अभी देखिए क्लियर नहीं था, हम लोग बात कर रहे थे, तो धनवार सीट पर जेएमएम ने भी अपने प्रत्याशी को उतार दिया है, और वो काफ़ी पुराने प्रत्याशी भी है, बाबूलाल मरांडी के सामने वो है, और कहा जा रहा है काफ़ी वरिष्ठ लीडर भी है। तो ऐसे में नहीं लग रहा है कि इधर माले फिर इधर जेएमएम, तो जो वोट है, वोटों का जो फिर डिस्टर्बेंस होगा उसका फायदा बाबूलाल मरांडी को होगा। देखिए, एक जो सबसे बड़ी बात इससे निकल कर आ रही है कि इंडिया गठबंधन जो है वो दरक गया है। ये भले ही अभी ये एक सीट पर दिख रहा है, लेकिन इसी से कई बार रास्ता बन जाता है दूसरी सीटों के लिए। तो ये आपको मानना पड़ेगा कि इस सीट पर गठबंधन कर पाने में जो सहयोगी दल हैं वो असफल रहे हैं, और मुझे लगता है कि ये संदेश ठीक नहीं जाता है, क्योंकि जब आप गठबंधन में चुनाव लड़ रहे होते हैं तो हर दल को थोड़ा बहुत तो आपको त्याग करना ही पड़ता है। अब ऐसी परिस्थिति में ना माले ने त्याग किया, ना जेएमएम उसके लिए त्याग करने को तैयार हुआ। दोनों की अपनी मजबूरियां रही होंगी, लेकिन हर सीट पर इस तरह की मजबूरियां होती हैं, और यही वजह है कि आपको कई जगह पर विरोध के स्वर जो है जब भी गठबंधन में चुनाव होते हैं तो वो उठने लगते हैं। इसी तरह से अगर आप गुमला की तरफ चले जाएं, गुमला सिसई, इन सीटों पर भी विरोध है, लेकिन अगर यही परिपाटी अगर चलन में आ जाए कि अगर कोई विरोध में है और वो अपना प्रत्याशी दे दे, तो ये निश्चित रूप से आप कह सकते हैं कि गठबंधन के लिए अच्छी बात नहीं है। तो ये एक मुख्य चीज है, और ये एक आप कह सकते हैं कि ब्रेकिंग न्यूज भी है कि झारखंड में इंडिया ब्लॉक में टूट हुआ है। गठबंधन जो है एका पूरी तरह से नहीं बना पाया, क्योंकि फ्रेंडली फाइट जैसी बात मैं मानता नहीं, क्योंकि जब फाइट होती है तो वो फाइट ही होती है। ऐसा तो है नहीं कि फ्रेंडली फाइट में राजकुमार यादव कहेंगे कि ये सीट निजामुद्दीन अंसारी को दे दिया जाए, और निजामुद्दीन अंसारी कहेंगे कि आप अपना वोट जो है राजकुमार यादव को दे दीजिए। तो इसलिए फाइट तो फाइट होती है। तो ये एक बड़ी बात धनवार सीट से लेकर निकल रही है। फिलहाल बाबूलाल मरांडी प्रसन्न होंगे इस बात से कि यहाँ पर जो है इंडिया गठबंधन में एका नहीं रहा। अब हम आते हैं स्थिति पर। पिछला जो चुनाव हुआ था 2019 के विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो धनवार सीट पर जो है कमोबेश यही स्थिति थी। उस वक्त भी निजामुद्दीन अंसारी जेएमएम के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे, और जो राजकुमार यादव हैं वो सीपीआईएमएल के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे। लेकिन तब दूसरी पोजीशन पर जो है सीपीआईएमएल प्रत्याशी राजकुमार यादव रहे थे, और निजामुद्दीन अंसारी कहाँ रहे थे? छठी पोजीशन पर रहे थे, और उन्हें जो है बहुत कम प्रतिशत मत आए थे। मुझे लगता है कि 7% से भी कम मत जो है 7.60 मतलब 7.5% के आसपास ही उन्हें वोट आए थे, क्योंकि यहाँ एआईएमआईएम का भी प्रभाव है। यहाँ पर लगभग 24.5% जो मुस्लिम वोटर्स हैं उसी को साधने की कोशिश में जो है निजामुद्दीन अंसारी को उतारा गया है। लेकिन यहाँ पर जो अगर आप देखें कि एक यादव कम्युनिटी की भी अपनी पकड़ है, तो जो आप एक कॉम्बिनेशन बना सकते थे वो आपने जो है वो तोड़ दिया है। और चूंकि इस क्षेत्र में माले की पकड़ है, और ये आप मान कर चलिए कि जो कैडर बेस्ड पार्टियां होती हैं, चाहे आप बीजेपी की बात कर लीजिए या कम्युनिस्टों की बात कर लीजिए, जो उनके कैडर होते हैं उन्हें पता भी अगर होता है ना कि उनके कैंडिडेट हार रहे हैं, तो अब भी वो वोट उसी को करते हैं। ये कैडर बेस्ड पार्टी की खासियत होती है। तो ये तय है कि जो सीपीआईएमएल के वोटर्स हैं वो राजकुमार यादव के साथ ही रहेंगे। मुझे लगता है कि अभी नाम वापसी में वक्त है, और इस पर जो है इंडिया गठबंधन जरूर ध्यान देगा, क्योंकि इससे एक संदेश गलत जाएगा। तो वैसे अगर आप इसमें कहें तो नफे में जो है वो बाबूलाल मरांडी देखते हैं कि अगर मान लीजिए कि मुस्लिम वोट जो है उसका बंटवारा होता है, उनके सामने भी एक सवाल आएगा कि वो
राजकुमार यादव को वोट करें या निजामुद्दीन अंसारी को वोट करें। यहाँ से हो सकता है कि AIMIM के भी प्रत्याशी हों जिन्होंने पिछली बार निजामुद्दीन अंसारी से ज़्यादा वोट प्राप्त किया था। दरअसल निजामुद्दीन अंसारी 2009 में यहाँ से चुनाव जीत चुके हैं, लेकिन वो जो चुनाव जीते थे वो बाबूलाल मरांडी की पार्टी से ही जीते थे। इस क्षेत्र में बाबूलाल मरांडी की एक अपनी पकड़ भी है और यही वजह है कि JVMP जो है इस क्षेत्र में लगातार बेहतर प्रदर्शन करता रहा था, उसे यहाँ से सीटें मिलती रही थी। ये बात भी सच है कि यहाँ से बाबूलाल मरांडी हारे भी, लेकिन बावजूद इसके इस क्षेत्र में उनकी एक पकड़ है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। तो फिलहाल जो इंडिया गठबंधन में एका नहीं दिखा है उससे बाबूलाल मरांडी को फायदा हो सकता है और जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने थोड़ी राहत की सांस तो जरूर ली होगी। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और है, दिनेश विलियम्स का टिकट कट गया है लिट्टीपाड़ा से और ऐसे में वो भी पुराने हैं और वरिष्ठ हैं। दिनेश विलियम्स का टिकट कटना लिट्टीपाड़ा से किस तरह से इसको देख रही हैं और आखिर क्या वजह रही होगी दिनेश विलियम्स का टिकट कटना? देखिए, लिट्टीपाड़ा से हेमलाल मुर्मू को चुनावी मैदान में उतारा है बीजेपी ने। हेमलाल मुर्मू बीजेपी भी गए, फिर JMM आए और JMM ने उन्हें चुनावी मैदान में उतारा है। पार्टी अपने हिसाब से देखती है कि वहाँ पर कौन कैंडिडेट वोट ला सकता है या जो सामने है उसे वहाँ पर शिकस्त दे सकता है। तो पार्टी का कुछ इंटरनल सर्वे रहा होगा। हालांकि देखिए, जब दिनेश विलियम मरांडी का टिकट कटा तो उन्होंने नाराज़गी जताई और ये भी वो कह रहे हैं कि मेरा पारिवारिक संबंध रहा है सोरेन परिवार से, फिर मेरा टिकट क्यों काटा गया। लेकिन कहीं ना कहीं ये पार्टी को लग रहा होगा कि वहाँ पर मजबूत दावेदारी हेमलाल मुर्मू पेश कर सकते हैं और इसलिए उन्हें पार्टी ने टिकट दिया। या जब हेमलाल मुर्मू वापस आए होंगे JMM तो कमिटमेंट एक होगा, उस कमिटमेंट को निभाने के लिए दिया गया होगा। और देखिए, टिकट जब बंटवारा होता है तो नाराज़गी और खुशी दोनों सामने आती है। जिनके टिकट कटते हैं वो तो नाराज़ होते हैं, जिन्हें मिलता है वो उस खुशी का इजहार करते हैं। इसके अलावा जो हॉट सीटें फिलहाल बनती हुई और नज़र आ रही जिस पर कैंडिडेट या तो इस पक्ष ने या उस पक्ष में घोषित नहीं किया है, वो रांची है, पाकुड़ है, बरहेट है, सरायकेला है। अब रांची से CP सिंह चुनावी मैदान में है। पिछली बार महुआ माझी ने टक्कर दी थी रांची सीट पर JMM की टिकट से। इस बार भी खबरें हैं कि महुआ माझी ही चुनावी मैदान में होंगे। हालांकि आधिकारिक घोषणा इसकी नहीं हुई है, लेकिन महुआ माझी टिकट मिल जाता है उन्हें तो एक मजबूत टक्कर वो CP सिंह को देंगी। हालांकि रांची सीट बीजेपी का गढ़ रही है तो थोड़ी मुश्किल तो होगी और कांग्रेस भी हमेशा से चाहती रही है कि रांची सीट उसके खाते में जाए। हो सकता है कि उससे बातचीत हो रही हो या फिर ये भी हो सकता है कि बाद में महुआ माझी का नाम घोषित किया जाए या किसी और का, क्योंकि रेस में कई नाम सामने आते हैं। इसके अलावा पाकुड़ से आलमगीर आलम थे जो फिलहाल अभी जेल में बंद हैं ED की कार्रवाई के बाद। अब यहाँ से बीजेपी ने तो अपने कैंडिडेट की घोषणा कर दी है। पाकुड़ से देखिए अजहर इस्लाम आजसू से है जो NDA के कैंडिडेट हैं। अजहर इस्लाम के अपोजिट, क्योंकि वहाँ पर जो समीकरण है वहाँ पर मुस्लिम वोटरों की संख्या अच्छी खासी है, इसलिए कैंडिडेट भी लोग कोशिश करते हैं कि वहाँ से मुस्लिम हो। अब जब आलमगीर आलम जेल में है तो ये कयास लगाए जा रहे थे कि उनके बेटे को चुनावी मैदान में उतारा जाएगा और शायद इस पर मंथन चल रहा हो, इसलिए उनका नाम अभी तक अनाउंस नहीं किया गया है। तो ये भी एक हॉट सीट बन रही है। अब बरहेट में इधर बीजेपी ने घोषणा नहीं की है क्योंकि CM हेमंत सोरेन वहाँ से चुनावी मैदान में है, तो उसे भी सोचना होगा कोई ऐसा मजबूत कैंडिडेट दें जो वहाँ पर एक अच्छी टक्कर दे सके। उसके अलावा सरायकेला की सीट है, सरायकेला में पूर्व CM चंपई सोरेन है, JMM से वो गए हैं बीजेपी में, तो अब JMM को भी वहाँ नए सिरे से कैंडिडेट तलाशना और एक ऐसा कैंडिडेट तलाशना जो चंपई सोरेन को, जिन्हें कोल्हान का टाइगर भी कहा जाता है, उन्हें टक्कर दे। तो ये कुछ ऐसी हॉट सीटें हैं जिस पर दोनों तरफ से बहुत माथापच्ची है और इसीलिए शायद दोनों खेमे से किसी न किसी सीट पर अभी तक घोषणा नहीं हुई है। इसके अलावा कई और सीट भी हॉट बनती हुई नजर आ रही है। सिल्ली में बहुत दिलचस्प मुकाबला है। अमित महतो यहाँ से वो जीत चुके हैं। अब जब उनकी सज़ा का वो ड्यूरेशन ख़त्म हो गया है वो फिर से चुनावी मैदान में है JMM की टिकट से। सुदेश महतो जो आजसू सुप्रीमो है वो यहाँ चुनावी मैदान में है और एक तरह से सिल्ली आजसू का गढ़ भी कहा जाता है, लेकिन उसे तोड़ने के लिए देवेंद्र महतो JLKM से जो उम्मीदवार है वो लोकसभा चुनाव के वक्त से ही लगातार मेहनत कर रहे हैं। शायद अंदेशा था कि लोकसभा ना भी जीता तो उसके बाद विधानसभा चुनाव होना है, तो वो लगातार फील्ड में ही थे। और JLKM जो यूथ
सपोर्टेड पार्टी एक तरह से कह सकते हैं, एक बड़ी फौज है झारखंड में युवाओं की, बेरोजगारों की, तो उसका सपोर्ट मिलता है JLKM को और महतो फैक्टर यहाँ पर काम करता है। फिलहाल तीनों कैंडिडेट महतो हैं, अब वो महतो वोटर्स इन तीनों में से किसे चुनेंगे ये भी बड़ी दिलचस्प होगी, यहाँ का परिणाम भी देखना कि आखिर कौन जीतता है। इसके अलावा कई सीटें हैं जो काफ़ी दिलचस्प हैं, वहाँ पर मुकाबला देखना। देखिए बैजनाथ राम वो लातेहार से JMM ने टिकट दिया है, ये भी BJP से JMM आए थे, मंत्री नहीं बनने से काफ़ी नाराज़ भी चल रहे थे, तो जब ये तीसरा टर्म आया उन्हें मंत्री कैबिनेट में उन्हें जगह दी गई है। अब ये फिर चुनावी मैदान में है, तो यहाँ पर ये क्या कमाल कर पाते हैं। कई और सीटें हैं, अब लगभग तो तस्वीर साफ हो गई है, कुछ एक सीटें बची हुई हैं। देखिए JMM ने भी अपनी सीटों पर फोकस किया है कि वो संताल की सीटों पर पहले उसने घोषणा की है, कोल्हान की सीटों पर घोषणा की है कुछ एक सीटों को छोड़कर। तो कोशिश है कि जो कोल्हान और संताल ये दो जो JMM के गढ़ हैं, यहाँ पर कैंडिडेट की घोषणा पहले कर दी गई है कि अब कोई गठबंधन में किसी तरह का बट ना हो और पहले कैंडिडेट की घोषणा कर दी जाए। इसके अलावा आपने देखा ही होगा कि मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने पहले ही नॉमिनेशन कर दिया बिना सूची आए हुए। तो अब देखना है, दिलचस्प तो जंग होने जा रही है इस बार विधानसभा की, क्योंकि JLKM भी तीसरे मोर्चे के रूप में कई जगहों पर टक्कर देता हुआ नजर आ रहा है। अच्छा, एक चीज़ और भी है, धनवार सीट का भी अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे राकेश जी के साथ भी। धनवार सीट को लेकर देखिए जिस तरह से प्रत्याशी उतार दिया है, JMM ने भी उतार दिया है और CPIML ने भी उतार दिया है, तो ऐसे में क्या समझा जाए। यहाँ पर अभी इन लोग के बीच में जो एक रार है, एक दरार है, वो है क्योंकि अगर इस तरह से प्रत्याशियों के नामों की घोषणा करेंगे तो भाई अगर CPIML की तरफ से अगर प्रत्याशी की घोषणा की जाती है तो JMM कर देता है। तो क्या लग रहा है कि जो माले है फिर आगे जाके और सीटों पर क्या उनका साथ देगा, क्योंकि यहाँ पर तो सवाल ये उठेगा कि भाई देखो उन्होंने मेरे सीट पर। क्या है ना, ये पहली बार नहीं हुआ है मनीषी, झारखंड में कई बार कई सीटों पर फ्रेंडली फाइट हुई है। अब ये कहा जाएगा ना, इनके कैंडिडेट अगर पीछे नहीं हटते हैं माले के और JMM के कैंडिडेट भी नहीं हटते तो कहा जाएगा फ्रेंडली फाइट है, यानी दोनों कैंडिडेट एक दूसरे पर वार नहीं करेंगे, किसी तरह का जुबानी हमला नहीं करेंगे और BJP को ही घेरने की कोशिश होगी दोनों ही कैंडिडेट की तरफ से। लेकिन ऐसे में होता क्या है कि जब एक ही कैडर का वोट आपके साथ है, एक ही समीकरण वाला वोट आप दोनों कैंडिडेट के साथ में है, तो उस वोट का बंटवारा हो जाता है और फायदा किसी तीसरे को मिलता है। तो अगर इस सिचुएशन में JMM और माले दोनों यहाँ से चुनावी मैदान में कूदते हैं तो फायदा सीधे सीधे BJP को मिलता हुआ दिख रहा है, तो नुकसान तो इंडी गठबंधन को है, तो ये इन्हें पहले तय कर लेना चाहिए। अब यहाँ दिक्कत ये है कि काफ़ी पुराने नेता रहे राजकुमार यादव, वो बड़े नेता है, अब उन्हें माले छोड़ नहीं सकता है, माले का गढ़ भी वहाँ अच्छी पकड़ है धनवार में, तो इसलिए भी माले ये सीट छोड़ने को तैयार नहीं है। अब JMM ने किस वजह से यहाँ पर अपने कैंडिडेट को उतारा है, क्या उनका आकलन है सीटों को लेकर, क्या सर्वे उन्होंने किया है जिसकी वजह से वो भी अड़ा हुआ है, तो ये अब परिणाम के बाद ही समझ में आएगा कि कहीं वाकई क्या JMM ने कोई आकलन किया है जो जीत में तब्दील हो सकता था, इस वजह से निजामुद्दीन को उतारा है। नहीं तो फायदा सीधे सीधे इस सीट पर बाबूलाल मरांडी को जाता हुआ दिख रहा है। अच्छा, एक चीज़ और भी है, यहाँ पर हम बात करें मंत्री, कई मंत्रियों को टिकट दिया जाता है, लेकिन मंत्रियों की स्थिति की बात करें, चुनाव के बाद मंत्रियों की स्थिति ठीक नहीं रहती है, इसलिए क्योंकि कई ऐसी देखा गया, कई ऐसे चुनाव देखे गए हैं राज्यों में जहाँ पर मंत्रियों को उतारा जाता है। अभी आपने देखा लोकसभा चुनाव में कई केंद्रीय मंत्रियों को उतारा गया, नहीं जीत पाए। कई ऐसे राज्यों में देखा गया विधानसभा चुनाव हुए, मंत्रियों को उतारा गया, नहीं जीत पाए। तो ऐसे में क्या लगता है राकेश जी आपको कि मंत्रियों को जिस तरह से टिकट दिया जा रहा है, एक फैक्टर जो मंत्री फैक्टर बनाया जाता है और मंत्रियों का फिर उस हिसाब से प्रदर्शन ना कर पाना, इसके पीछे की वजह क्या होती है और क्या लग रहा है यहाँ पर जो मंत्री फैक्टर यहाँ पर उतारा गया कई मंत्रियों को चुनावी मैदान में, क्या लग रहा है वो सही साबित होगा? देखिए, फिलहाल तो ये जो JMM की लिस्ट आप देख रहे हैं 35 सदस्यों की, इसमें किसी भी मंत्री का टिकट अभी कटता हुआ दिख नहीं रहा है। हफीजुल हसन मधुपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, इसके अलावा बेबी देवी भी डुमरी से चुनाव लड़ ही रही हैं, रामदास सोरेन चुनाव लड़ रहे हैं, दीपक बिरुआ भी चुनाव आपको लड़ रहे हैं और इधर आप आएँ तो बैद्यनाथ राम भी जो है वो चुनाव लड़ ही रहे हैं। तो जो भी मंत्री हैं हेमंत सरकार के, उनको टिकट जो है मिला है, टिकट कटा नहीं है। लेकिन अगर हम मंत्री की सीटों पर चर्चा करें तो जो मधुपुर की सीट है, यहाँ से हफीजुल हसन जो हैं वो प्रत्याशी हैं JMM के और उनका जो
सामना होना है वो गंगा नारायण सिंह के साथ होना है। और पिछली बार जब बाई इलेक्शन में गंगा नारायण सिंह और हफीजुल हसन का मुकाबला हुआ था तो वो एक करीबी मुकाबला हुआ था और वो जो जीत हार का मार्जिन था वो 5-6 हज़ार के आसपास का ही था। और ऐसी परिस्थिति में यहाँ पर JLKM ने जो है वो जो JMM की टेंशन है वो थोड़ी बढ़ा दी है, क्योंकि यहाँ से उन्होंने सद्दाम अंसारी को टिकट दे दिया है और यहाँ पर 33% जो है वो मुस्लिम वोटर्स हैं। अब अगर सद्दाम अंसारी 10,000 12,000 वोट काट लेते हैं तो फिर जो है हफीजुल हसन को परेशानी हो सकती है। जो दूसरी मंत्री हैं बेबी देवी, वो डुमरी से चुनाव लड़ रही हैं और उनके खिलाफ जयराम कैंडिडेट हैं। अभी आजसू ने अपना कैंडिडेट घोषित नहीं किया है, देखना है वो किसे अपना कैंडिडेट जो है वो बनाता है, ये महत्वपूर्ण होगा। तो अब एक चीज़ यहाँ पर ये देखा जा सकता है कि यहाँ पर भी आप देखेंगे कि जो कुर्मी वोटर्स हैं उनकी संख्या जो है वो पूरे राज्य में कह लीजिए तो बहुत अच्छी संख्या में है, दूसरे नंबर पर है डुमरी जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर जयराम महतो भी होंगे। लोकसभा चुनाव में जयराम को यहाँ से एक बड़ी लीड मिली थी तो उनका उत्साह बढ़ा हुआ है, लेकिन फ़र्क ये है कि तब मथुरा महतो चुनाव लड़ रहे थे, अब खुद जो है बेबी देवी चुनाव लड़ रही हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि टाइगर के गढ़ में टाइगर ने चुनौती दी है। जगन्नाथ महतो को टाइगर कहा जाता था और जयराम महतो को भी टाइगर कहा जाता है। तो ये गढ़ था जगन्नाथ महतो का, यहाँ से वो लगातार जीतते रहे जब से उनकी एंट्री JMM में हुई है। तो टाइगर के गढ़ में टाइगर ने अब जो है एक चुनौती पेश की है, तो इसलिए यहाँ का मुकाबला बहुत रोचक हो जाता है और यहाँ के परिणाम पर सबकी निगाहें जो है वो बनी रहेंगी। इसके बाद आप आते हैं जो तीसरी सीट मंत्री की है, रामदास सोरेन की हम बात करें तो उनका जो सामना है वो बाबूलाल सोरेन से होना है। और पिछली बार आप देखेंगे कि रामदास सोरेन भी बहुत बड़ी मार्जिन से नहीं जीत पाए थे, तो वहाँ पर जो है बाबूलाल सोरेन जो कि चंपाई सोरेन के बेटे हैं वो किस तरह का प्रदर्शन करते हैं इस पर बहुत कुछ निर्भर होगा। यहाँ से जो है BJP पहले भी चुनाव जीत चुकी है घाटशिला से। वैसे ये प्रदीप बालमुचू जो कि कांग्रेस के नेता हैं उनका गढ़ हुआ करता था, लेकिन फिर जो है उनसे ये अब कांग्रेस से ये सीट चली गई। एक समय घाटशिला में कांग्रेस बहुत मजबूत हुआ करती थी, लेकिन अब चूंकि वहाँ से प्रदीप बालमुचू चुनाव नहीं लड़ते, रामदास सोरेन की एंट्री होगी है JMM कैंडिडेट के रूप में और वो खुद जब चुनाव लड़ रहे हैं और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वो बाबूलाल सोरेन से मुकाबला है, तो ये करीबी मुकाबला होगा क्योंकि चंपाई सोरेन का प्रभाव भी घाटशिला सीट पर है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। और बाबूलाल सोरेन चूँकि उनके बेटे हैं तो वो पूरा दम लगाएंगे, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। तो ये तीसरी सीट है जो कि मंत्री की सीट है घाटशिला की, जहां रामदास सोरेन वर्सेस बाबूलाल सोरेन एक करीबी मुकाबला होने जा रहा है। इसके बाद आप आगे बढ़ें तो चाईबासा की सीट है जहां दीपक बिरुआ जो है मंत्री, उनका सामना जो है गीता बालमुचू से होगा। गीता बालमुचू अब कितना मुकाबला कर पाती हैं दीपक बिरुआ का ये देखना दिलचस्प होगा। हालांकि पहले वो चुनाव लड़ चुकी हैं, लेकिन पहले बस वो एक चुनाव था, इस बार वो BJP के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं, मतलब वो मुख्य मुकाबले में होंगी। तो अब यहाँ पर वो किस तरह का प्रदर्शन करती हैं, लोगों का विश्वास उन पर कितना बनता है, ये देखना दिलचस्प होगा। यहाँ दीपक बिरुआ बड़ी मार्जिन से जो है वो जीतते रहे हैं। तो एक सीट आपको चाईबासा की हो गई। अब अगर हम अगले मंत्री की तरफ बढ़ें तो वो लातेहार है जहाँ बैद्यनाथ राम जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं और उनके सामने BJP से प्रकाश राम होंगे। तो ये जो लातेहार की सीट है ये अनुसूचित जाति आरक्षित सीट है और यहाँ पर अगर आप पिछले 4-5 चुनावों पर गौर करेंगे तो यहाँ मुख्य मुकाबला जो है वो बैजनाथ राम और प्रकाश राम के बीच ही होता रहा है। कभी प्रकाश राम बाजी मार लेते हैं तो कभी जो है बैद्यनाथ राम बाजी मार लेते हैं और दोनों अलग अलग पार्टियों से जीतते रहे हैं। ऐसा नहीं है कि किसी एक ही पार्टी के
लिए ये चुनाव लड़ते रहे हैं, जिस पार्टी से भी टिकट मिलता है फिर वहाँ से चुनाव लड़ते हैं। तो इस बार जो है बैजनाथ राम और प्रकाश राम वाला भी जो चुनाव होगा वो एक क्लोज कॉन्टेस्ट होगा। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को लातेहार से लीड मिली है, तो उससे बीजेपी का भी हौसला जो है वो बढ़ा हुआ है और इस सीट पर जो है उसकी नज़र है। तो प्रकाश राम और बैजनाथ राम के बीच भी एक करीबी मुकाबले की हम जो है उम्मीद कर रहे हैं। एक और मंत्री जो कि गढ़वा से हैं, मिथिलेश ठाकुर, वो काफ़ी जो है प्रभावशाली मंत्री हैं हेमंत सरकार में, और उनके सामने बीजेपी ने सत्येंद्र तिवारी को उतारा है। सत्येंद्र तिवारी 2 बार के विधायक हैं, एक बार वो जेवीएमपी के टिकट पर चुनाव जीते थे और फिर एक बार बीजेपी के टिकट पर जो है वो चुनाव जीते, और 2019 में मिथिलेश ठाकुर ने उन्हें पराजित किया, बड़ी मार्जिन से पराजित किया था। या मिथिलेश ठाकुर अपने काम पर वोट मांग रहे हैं। दूसरी तरफ सत्येंद्र तिवारी जो है वो बाजी पलटने की तैयारी कर रहे हैं, पूरा जोर लगा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच जो गिरिनाथ सिंह हैं उन पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। वो 4 बार यहाँ से विधायक रहे हैं और चूंकि ये सीट गठबंधन में जेएमएम को चला गया है तो आरजेडी का कैंडिडेट नहीं हो सकता, इसलिए टिकट जो है वो गिरिनाथ सिंह को नहीं मिला है। तो ऐसी परिस्थिति में ये हो सकता है कि गिरिनाथ सिंह चुनाव लड़ जाएं, और अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो फिर यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला हो जाएगा, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। तो ये है जो मंत्रियों की सीट है उसका हाल। तो देखिए, कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो लिस्ट तो जारी कर दी गई है जेएमएम की तरफ से, और आपको बता दें ये जो लिस्ट जारी हुई है कई ऐसी सीटें हैं जो काफ़ी हॉट है, क्योंकि उसमें कई मंत्रियों के नाम भी हैं। और बात की जाए तो खुद सीएम बरहेट से चुनाव लड़ रहे हैं, हेमंत सोरेन खुद बरहेट से चुनाव लड़ रहे हैं। तो अब यहाँ पर काफ़ी दिलचस्प मुकाबला होगा। झारखंड का जो 2024 का चुनाव है काफ़ी दिलचस्प होने वाला है। कोई ये नहीं कह सकता कि वो इस सीट से जीत रहा है, क्योंकि सभी प्रत्याशियों जो भी प्रत्याशी हैं सभी प्रत्याशी पुराने चेहरे हैं, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि उनका अपने क्षेत्र में अच्छी पकड़ है। तो ये कहना गलत होगा कि कौन उस सीट से जीत पा रहा है, कौन उस सीट से हार रहा है, अभी ये कहना थोड़ा मुश्किल है। और ये तो चुनाव के बाद पता चलेगा कि जनता के बीच में कौन अपनी बातों को प्रमुखता से रख पाता है। जनता के बीच में क्या सरकार की जो योजनाएं हैं क्या वो काम करेंगी, या फिर जो विपक्षी पार्टियों द्वारा सरकार पर एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं वो काम करेंगे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत, तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते हैं न्यूज़ बाय स्कूप। नमस्कार।